Hello, dear students. Today we are going to start a new topic, which is three-phase induction motor. We have covered the transformer part, then we have covered the DC motor part, and today we are going to start the three-phase induction motor. As per our syllabus, the two major portion of the three-phase induction motor will be covered. First is the construction part, and second is the working of three-phase induction motor. This is lecture number 16 as per the plant schedule, and the topic is a rotating machine. Under the rotating machine, we have covered the DC machine. Under AC machine part, single phase induction motor is not in the syllabus, and today we are going to start the three phase induction motor part of the syllabus. So we will cover this part, three phase induction motor. Now, this is the very basic picture of a motor. दिस इज अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. हमने लैब में भी देखा हुआ है, इस तरह का मोटर रखा हुआ है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर. लेकिन इस मोटर को ऊपर से देख करके, इसके डायग्राम को देख करके हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है या फिर डीसी मोटर है. तो किस तरह का मोटर है, ये जब हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मोटर की नेम प्लेट रीडिंग को देखते हैं. तो मोटर की नेम प्लेट रीडिंग को हम पढ़ के हमें पता चलता है कि मोटर किस तरह का मोटर है, जो यहाँ पे दिया हुआ है. दिस इज द नेम प्लेट रीडिंग, दिस इज द नेम प्लेट, एंड यहाँ पर जो कुछ भी रेटिंग लिखी होती है उसको देख करके हमें पता चल जाता है कि मोटर किस तरह का है. मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर है, या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, या किसी स्पेशल टाइप का मशीन है. तो उसको हम यहाँ पे नेम प्लेट में जो भी लिखा होता है उसको देख के समझ सकते हैं. अदरवाइज अगर हमें नेम प्लेट नहीं दिया हुआ है किसी वजह से, तो फिर हमें मशीन का कंस्ट्रक्शनल पार्ट देखना पड़ेगा, मशीन को ओपन करके देखना पड़ेगा. यहाँ पर नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, इन नट बोल्ट्स को हम ओपन करेंगे, मशीन को देखेंगे, और जो भी कंस्ट्रक्शन हमने सीखा है वो देखते हैं कि उसमें किस तरह का कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया मशीन में. उससे हमें आइडिया लगता है कि मशीन किस टाइप की मशीन है. अब इस मशीन के अगर इन साइड जाते हैं, अगर इन सारे पार्ट्स को ओपन करके हम देखते हैं, तो ये जो सेकंड फिगर आपको दिया गया है, इस सेकंड फिगर से हमें क्लियर होता है कि मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होंगे. तो सबसे पहले कहता है दिस इज़ द लिफ्टिंग आई. लिफ्टिंग आई मीन्स द जो मशीन का वो पार्ट जो लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द लिफ्टिंग आई. देन द नेम प्लेट, जैसे हमने देखा था ऊपर वाली मोटर में कि एक नेम प्लेट लगा हुआ है. इस नेम प्लेट में मोटर के सारे पैरामीटर्स लिखे हुए होते हैं, मोटर के इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसे कि मोटर कितने वॉट का रेटेड है, कितना रेटेड करंट है, कितना वोल्टेज है, थ्री फेज है, सिंगल फेज है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, उसकी स्पीड कितनी है, सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, उसकी मोटर स्पीड कितनी है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे नेम प्लेट पे हमको मिल जाती हैं. देन जो आउटर पार्ट मशीन का है, इस आउटर पार्ट को हमने डीसी मशीन वाले केस में क्या नाम दिया था, योक का नाम दिया था, जो सर्कुलर शेप बन करके आ रहा है. और यहाँ पर हमने जो नाम दिया है, इसको हमने फ्रेम का नाम दिया है डीसी इंडक्शन मोटर के केस में. दिस सर्कुलर पार्ट इज़ द फ्रेम पार्ट ऑफ द मोटर, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ द कास्ट आयरन फ्रेम. ये कास्ट आयरन का बना हुआ एक फ्रेम है जिसको कि यहाँ पर लगा दिया गया है. देन अब फ्रेम किस लिए यूज़ किया था, सबको पता है, मोटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एनवायरनमेंट से, और एक्सटर्नल जो भी हजार्डस हो सकते हैं उससे हम मोटर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हेल्प देंगे. तो वो हमने फ्रेम का पार्ट दिया. जब फ्रेम से अंदर आते हैं तो हमें एक पार्ट मिलता है मोटर में स्टेशनरी पार्ट, और एक पार्ट मिलता है रोटेटिंग पार्ट. डीसी मशीन में हमने स्टेशनरी पार्ट को नाम क्या दिया था, स्टेशनरी पार्ट को हमने फील्ड पार्ट में का अरेंजमेंट शो किया था, उसको हमने योग में ही कंसिडर किया था. यहाँ पर जो स्टेशनरी पार्ट है, जो उसको हम क्या नाम देंगे, स्टेटर का नाम देंगे. STATOR इज द स्टेटर, इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन. अब स्टेटर में जो कॉइल्स दी गई हैं, ये बेसिकली ये कॉइल्स जो शो करना चाहते हैं वो यहाँ पर है. ये जो दिए गए हैं, ये जो अरेंजमेंट दिया गया है, ये स्टेटर का स्लॉटिंग अरेंजमेंट है, और इस स्लॉटिंग अरेंजमेंट में कॉइल्स दिए जाएंगे, जो कॉइल्स यहाँ पे जाएंगे और इस तरह से कॉइल होगा. तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि स्टेटर में जो वाइंडिंग दी गई है, कॉइलिंग की गई है, वो स्टेटर के स्टेशनरी पार्ट में यहाँ पर की जाएगी.
इस वाले पूरे अरेंजमेंट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आती है रोटर की। रोटर इज़ द रोटेटिंग पार्ट। बेसिकली ये इनसाइड होगा। यहाँ से हमने रोटर को बाहर ला करके यहाँ कहीं शो कर दिया है। दिस इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। अब इस रोटेटिंग पार्ट को अगर देखें तो ये क्या नाम दिया गया इसका, स्क्वायरल केज टाइप रोटर। इस रोटर मशीन में दो तरह के होते हैं, एक होता है वाउंड टाइप और दूसरा होता है स्क्वायरल केज टाइप। ये जो डायग्राम है ये स्क्वायरल केज टाइप मोटर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद मशीन की जब रनिंग कंडीशन आएगी तो मशीन की प्रॉपर रनिंग के लिए हमें कुछ एडिशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ बियरिंग सील, दिस इज़ बॉल बियरिंग। और उसके बाद यहाँ पर आगे जाकर के आपको एक कवर मिलेगा जिससे आप इस सारे के सारे पार्ट को जब असेंबल करेंगे तो इस कवर की हेल्प से इसको बंद कर देंगे। एंड दिस इज़ द शाफ्ट जो रोटेट करते हुए आपको दिखाई पड़ता है पार्ट मशीन का, वो होता है शाफ्ट। एंड दिस इज़ द शाफ्ट पार्ट। अब हमें ये 3 डायमेंशन पिक्चर है जो एक्चुअल मोटर का डायग्राम है उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया है। लेकिन इस डायग्राम को हम अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम इस डायग्राम को शो नहीं करेंगे। हम जो डायग्राम शो करेंगे वो एक 2 डायमेंशन पिक्चर होगा। वो हम एक फ्रंट व्यू लेंगे मशीन का और फ्रंट व्यू वाले पार्ट को ला करके यहाँ पे हम शो करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द मशीन। अगर हम अपनी मशीन को देखें तो हमारे पास जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। वो कुछ इस तरह से डायग्राम बन करके आ रहा है। इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन पिक्चर होगा कुछ इस तरह का होगा। लेकिन जब इसको हम डिज़ाइन करेंगे अपने नोटबुक पे या कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अपने एग्ज़ाम में, तो हम उसका फ्रंट व्यू डिज़ाइन करेंगे। फ्रंट व्यू डिज़ाइन करने का मतलब हम मोटर को इस पार्ट से अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने पहले से पढ़ा हुआ है तो हमें क्या दिखाई देगा, मोटर का ये सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। तो हमने इस मोटर को जो डिज़ाइन किया है वो एक सर्किल के पार्ट में डिज़ाइन किया हुआ है इस वाले फिगर में, फिगर नंबर 2 पे। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट हमारा क्या था इस मोटर में, ये था। उसी को हमने यहाँ पे क्या शो किया हुआ, लिफ्टिंग बोल्ट। फर्स्ट पार्ट इज द लिफ्टिंग बोल्ट पार्ट। देन सेकंड इज द स्टेटर फ्रेम पार्ट। स्टेटर फ्रेम मीन्स जो हम मशीन को कवर करेगा पार्ट, वो पूरा स्टेटर फ्रेम का पार्ट है जिसको हमने डीसी मशीन में योक का नाम दिया था। अब नेक्स्ट इज द स्टेटर कोर। स्टेटर कोर मीन्स स्टेटर का कोर जो स्टेशनरी पार्ट ऑफ मशीन का है उसका जो कोर पार्ट है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, शो किया हुआ है। दिस इज द स्टेटर स्लॉट। स्टेटर स्लॉट्स मीन्स स्लॉट्स हमेशा क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टेटर कोर में हमने स्लॉट्स कट करे हुए हैं। इस स्लॉट्स को हमने कट किया और स्लॉट्स में क्या प्रोवाइड किए, कंडक्टर्स। तो दीज आर द स्टेटर कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स हैं स्टेटर के, और इन कंडक्टर्स में जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ द करंट गोइंग इनवर्ट टू द इनवर्ट साइड then the current will be shown as the by the cross. If the current is coming outward then it will be shown by the dot. अब यहाँ पर जो स्टेटर के जो कंडक्टर्स हैं उनकी हेल्प से जो स्टेटर की वाइंडिंग बन करके आएगी उसको हम क्या नाम देंगे, that winding will be the 3-phase winding of the motor, because the motor is 3-phase induction motor, so the supply will be the 3-phase supply, so the winding arrangement should also be the 3-phase winding. So 3-phase stator winding arrangement is provided in this motor. Then this is the terminal box. टर्मिनल बॉक्स में क्या होता है, जो भी हमने वाइंडिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड किया है वहाँ से 3 वायर निकल करके आएंगे, आर, वाई और बी, और उन तीनों वायर से की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोटर को सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी मोटर में जो एक टर्मिनल बॉक्स होता है, टर्मिनल बॉक्स में आपको मोटर के वायर दिखाई पड़ते हैं, उस वायर को आप प्लग में लगाते हैं और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द वर्क ऑफ टर्मिनल बॉक्स। Then rotor parts, rotor bars. Rotor is the rotating part of the machine. Rotating part of machine होगा तो rotor bars मिलेंगे, rotor bars अगर होंगे तो उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। Then the end rings. End ring means जो रोटर में जो आपके पास वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को एंड टर्मिनल्स पे ला करके एक रिंग की हेल्प से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंड रिंग्स। एंड द मोटर स्ट्रक्चर इज स्क्वायरल केज टाइप रोटर। हमारे पास 2 तरह के रोटर के अरेंजमेंट हैं। वो एक है हमारे पास स्क्वायरल केज टाइप रोटर, दूसरा है स्लिप रिंग टाइप मोटर। तो यहाँ पर उन्होंने अरेंजमेंट जो दिया है वो स्क्वायरल केज अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है। एंड द लास्ट वन इज द बेस सपोर्ट। बेस सपोर्ट क्या होगा, मशीन में जो कुछ भी हमारे पास बेस का पार्ट है, जो स्टैंड का पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस सपोर्ट। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे प्रॉपरली डायग्राम यहाँ पे शो कर दिया गया है।
इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो डायग्राम हमने पहले ड्रॉ किया था उसी को नोट्स में जो शो किया गया वो कुछ इस तरह से शो किया गया। इस डायग्राम को इस तरह से भी डायग्राम को सिंपलर वे में ड्रॉ कर सकते हैं और प्रॉपर लेवलिंग करके। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं जो पहले शो किए थे वो नहीं शो किए हुए हैं इस वाले डायग्राम में। हमने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट शो कर दिए हैं कि दिस इज द रोटर पार्ट, इनर पार्ट इज द रोटर पार्ट, दिस इज द रोटर पार्ट, these are the rotor conductors are having the current, it means it will be the rotor winding। this is the stator part, outer part को हमने show कर दिया, this is outer part is the stator part, then these are the stator conductors, stator conductor means stator winding। तो this is the stationary part, stator having stator winding, this is the rotating part, rotor with rotor winding। और इन दोनों के बीच में जो पार्ट दिया गया है वो क्या है, एयर गैप। इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हमने यहाँ डायग्राम में शो किया है, अदर पार्ट्स को आप प्रीवियस डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर इसकी प्रॉपर लेबलिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज द 3 फेज सप्लाई बिकॉज द मोटर which we are discussing here is the 3 phase induction motor, so the supply will be the 3 phase supply and hence the 3 phase supply means the R, Y and B, red, yellow and blue color wire, 3 phase supply will be provided with the help of 3 wire। the first wire will be the red color wire, second will be the yellow color and third will be the blue color wire। and this arrangement is shown here only for the this arrangement is possible in the case of a slip ring type induction motor। so in case of slip ring type induction motor we use variable resistances in the rotor conductors। this is in series with the rotor winding, the variable resistances are connected so that with the help of these resistances the starting torque of motor can be increased। so इसकी हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बेसिक की बात करें तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि मोटर दो तरह के हैं, एक स्क्वायरल केज टाइप और एक वाउंड टाइप। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बेसिस पे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमें इसमें इसके डीप वाले पार्ट पे नहीं जाना है। देन पॉइंट वाइज कवर करते हैं स्टेटर की के कंस्ट्रक्शन के पार्ट को। और जो डायग्राम हमने बनाए थे इन प्रीवियस दोनों डायग्राम में, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और उसको ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। पॉइंट वाइज इसलिए लिखा है मैंने जिससे कि आपको इसको लर्न करने में ईजी रहे, समझने में इजी रहे। तो फर्स्ट कहता है कि स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर, हमें समझ में आ गया। द स्टेशनरी पार्ट इज डिफाइंड एज द स्टेटर। देन सेकंड पॉइंट इज द स्टेटर इज बिल्ड अप ऑफ स्टील, द स्टेशनरी पार्ट इज मेड अप ऑफ द स्टील मटेरियल। देन पॉइंट नंबर 3 इज इट इज़ लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेज। कहता है कि लैमिनेशन, पहली चीज़ तो देखते हैं कि एडी करंट लॉस क्यों होते हैं। एडी करंट लॉसेज को हमने कवर किया था यूनिट नंबर 3 में, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा था। और वहाँ पे हमने देखा था जहाँ कहीं भी अगर आपके पास अल्टरनेटिंग सप्लाई होगी तो वहाँ पर अल्टरनेटिंग सप्लाई की वजह से एडी करंट लॉसेज मिलेंगे। अब हमारे पास जो मोटर है दैट मोटर इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज सप्लाई मीन्स द 3 फेज AC सप्लाई। ये 3 फेज AC अगर है, if this is 3 phase supply AC is being given to the motor, then it means the eddy current losses will occur in the motor। if the eddy current losses are occurring in the motor, then to reduce the eddy current losses what we do, we provide a laminated core। so the lamination is always done to reduce the eddy current losses। तो आपको अगर आप स्टेप में देखें तो आपको पहला पॉइंट यह रखना है कि सबसे पहले आप समझिए कि अगर सप्लाई कहीं पर भी AC है, पहली चीज़ तो पॉइंट नंबर 2 होता है कि वहाँ पर एडी करंट लॉसेज होंगे। और अगर एडी करंट लॉसेज होंगे तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं, कोर को लैमिनेट करते हैं। और लैमिनेशन हमने कैसे किया था, ट्रांसफार्मर की कोर में भी लैमिनेशन किया था। थिन शीट्स लेते हैं, एक थिक शीट की बजाय थिन शीट्स लेते हैं। उन थिन शीट्स को के 2 थिन शीट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा करके फिर उसके बाद फिर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा करके हम ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक थिन शीट कोर मटेरियल जो है उसके इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर एक शीट, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, इस तरह के अरेंजमेंट को डिज़ाइन करते हैं जिससे कि एडी करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाए और एडी करंट की वजह से जो हीटिंग लॉस होते हैं वो भी मशीन में ना हो। नाउ द पॉइंट नंबर 4 इज द लैमिनेशंस आर स्लॉटेड ऑन द इनर पेरिफेरी। अब कहता है जो लैमिनेशन हमने प्रोवाइड किए इन लैमिनेशन को हम इनर पेरिफेरी पे स्लॉटिंग कर देते हैं।
तो इनर पेरीफेरी पे स्लॉटिंग करने का क्या मतलब है, सबसे पहले ये आपने बना लिया रोटर, सॉरी स्टेटर, आई एम सॉरी, दिस इज स्टेटर पार्ट। अब स्टेटर में स्लॉट, पहली चीज स्लॉटिंग क्या होती है, स्लॉट मीन्स टी स्लॉट अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए स्टेटर में मैं आउटर पेरीफेरी पे स्लॉटिंग कर दूं, ये फर्स्ट स्लॉट हो गया, ये सेकंड स्लॉट, ये सेकंड फर्स्ट स्लॉट कट हो गया, सेकंड स्लॉट कट हो गया, इस तरह से अरेंजमेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो मोटर के स्टेटर में आउटर पार्ट पे अगर स्लॉटिंग करी जाएगी, अगर इस वाले पार्ट पे स्लॉटिंग की जाएगी तो फ्रेम के अपवर्ड स्लॉटिंग हो जाएगी, मशीन की आउटर पार्ट में स्लॉटिंग होगी, मशीन की में कि आउटर पार्ट में वायरिंग होगी, तो मशीन का प्रोटेक्शन तो डिस्टर्ब हो गया। तो जब हम सबसे मशीन के ऊपरी भाग में आउटर पार्ट में हम हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रेम, और जो कुछ भी उसका कंस्ट्रक्शन है वो इनर पार्ट में होगा। तो इसका मतलब जो मशीन में जो स्लॉटिंग की जानी चाहिए वो स्लॉटिंग कहाँ की जानी चाहिए, इनर पार्ट में स्लॉटिंग की जानी चाहिए। इट मीन्स इफ दिस इज द स्टेटर, देन द स्लॉटिंग विल बी डन ऑन द इनर पार्ट ऑफ द स्टेटर। यहाँ पे हम इनर पार्ट में स्लॉटिंग कर देंगे, और एक स्लॉट, दो स्लॉट के बीच में जो दो टीथ के बीच में जो स्लॉट होगा वहाँ पे हम कंडक्टर्स को प्रोवाइड कर देंगे। इट मीन्स की रोटर की वाइंडिंग को हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो वही कहता है कि एट द इनर पार्ट ऑफ द मशीन द स्लॉटिंग इज बीइंग done. Then the next point is the stator conductors are placed in these slots, and the stator conductors are connected to form a three phase winding। वही बात हो गई कि हम जब कंडक्टर्स को पुट करेंगे स्लॉटिंग में, स्लॉट्स में, तो प्रॉपरली जो स्लॉट कट होंगे तो वहाँ पर जो वाइंडिंग होगी उसको हमें थ्री फेज वाइंडिंग के टर्म में अरेंज करना है, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग या थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। Then the last point is the this three phase winding may be star connected और डेल्टा कनेक्टेड। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन थ्री फेज वाइंडिंग के दो ही तरह के पॉसिबल हैं, एक स्टार या डेल्टा। तो जिस तरह का कनेक्शन हमें रिक्वायर्ड होगा उस तरह का कनेक्शन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। देन रोटर अरेंजमेंट को देखते हैं। रोटर अरेंजमेंट, रोटर फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। रोटर मशीन का रोटेटिंग पार्ट है, क्लियर बात है, तो नाम से ही क्लियर है कि द रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन इज द रोटर पार्ट। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि द रोटर इज ऑल्सो बिल्ट अप ऑफ द थिन लैमिनेशंस ऑफ द सेम मटेरियल एज द रोटर। अब कह रहा है यहाँ पर भी उसी थिन लैमिनेशंस का बनाया गया है। अब लैमिनेशन यहाँ कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी कहीं एडी करंट लॉसेस हो रहे होंगे। अब रोटर अगर मशीन को नाम से देखें, मशीन का नाम है इंडक्शन मोटर, इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द इंडक्शन प्रिंसिपल। इंडक्शन प्रिंसिपल मीन्स वॉट एवर द सप्लाई वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टेटर स्टेशनरी पार्ट, दैट सप्लाई विल बी इंड्यूस्ड इन द रोटर, इन द रोटेटिंग पार्ट with the help of induction principle, as the name of the motor is three phase induction motor। it means कि हमने सप्लाई जो स्टेटर में दिया वही सेम सप्लाई रोटर में पहुंचेगी। स्टेटर सप्लाई का नेचर क्या था, द नेचर ऑफ द स्टेटर सप्लाई वाज द three phase supply, AC supply, so the nature of the induced EMF in the rotor will also be the AC in nature। if the EMF induced in the rotor is alternating in nature, is AC in nature, it means the eddy current losses will also take place in the rotor part। और रोटर में जैसे ही हम एडी करंट लॉसेस की बात करेंगे तो क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें फिर से लैमिनेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे रोटर हमने जब डिज़ाइन किया तो रोटर में हमको पता चला कि इंडक्शन इफेक्ट की वजह से रोटर में सप्लाई जो है वो AC है। रोटर की सप्लाई अगर AC है तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, एडी करंट लॉसेस मिलेंगे। एडी करंट, मैं सिर्फ एडी करंट लिख देता हूँ, आपको पता है दिस इज द एडी करंट लॉस। और इस एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लैमिनेशन प्रोवाइड करेंगे। अब क्या कहता है कि दीज लैमिनेशंस आर स्लॉटेड ऑन द आउटर पेरीफेरी ऑफ द आउटर पेरीफेरी टू रिसीव द रोटर कंडक्टर। अब यहाँ पर रोटर में जो स्लॉटिंग की गई वो आउटर पेरीफेरी पे की गई। अब स्टेटर की स्लॉटिंग इनर पेरीफेरी पे की गई थी और रोटर की स्लॉटिंग आउटर पेरीफेरी पे की गई है। द रीज़न इज स्टेटर जब था तो स्टेटर की वाइंडिंग कुछ इस तरह से थी, आपने कहा ये स्टेटर की वाइंडिंग है, यहाँ पर लिखा, और आउटर पार्ट जो था वो मशीन कुछ इस तरह से था। अब हमने यहाँ पर रोटर बनाया तो रोटर के लिए पेन का कलर चेंज करता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। अब जो रोटर की वाइंडिंग आप बनाओगे वो उस रोटर वाइंडिंग को मैंने कहीं यहाँ पे बना दिया, दिस इज द रोटर वाइंडिंग।
और रोटर वाइंडिंग को हमने कैसे बनाया, रोटर वाइंडिंग को हमने आउटर पेरिफेरी पे बनाया। आउटर पेरिफेरी पे क्यों बनाया, क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग इन दोनों को एक दूसरे को फेस करना जरूरी है। अगर एक दूसरे के फेसिंग में नहीं होंगे तो कभी भी इंडक्शन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। तो हमने यहाँ क्योंकि इंडक्शन टू फॉलो द इंडक्शन प्रिंसिपल, द फर्स्ट वाइंडिंग या फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी वाइंडिंग शुड बी लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग का जो प्रोड्यूस फ्लक्स है, स्टेटर वाइंडिंग का जो प्रोड्यूस फ्लक्स है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं स्टेटर प्रोड्यूस फ्लक्स और इसको लिख देते हैं रोटर, तो स्टेटर प्रोड्यूस फ्लक्स शुड लिंक विद द रोटर पार्ट। तो ये पॉसिबल सिर्फ तभी होगा जब ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को फेसिंग में हो। अगर वो फेसिंग में होंगी तो इफ द स्टेटर वाइंडिंग इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड, then the rotor winding is should be constructed at the outer periphery, then the induction principle will be followed properly. So these are the three important points for the rotor part. Then point comes the types of the rotor. There are two types of rotor. First is the squirrel cage type rotor and second one is the wound type rotor. Squirrel cage type rotor, this is also known as the as the name says, this is squirrel cage type rotor. It means the motor will be the स्क्वायरल केज टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर। इट मीन्स कहना ही चाहता है कि जो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में के रोटर के पे डिपेंड करता है कि मोटर का नाम क्या होगा। मतलब स्टेटर वाला जो पार्ट है, जो स्टेशनरी पार्ट है, वो एक ही कंस्ट्रक्शन है, वो कॉमन कंस्ट्रक्शन है, कभी चेंज नहीं होता है। रोटर दो तरह के हो सकते हैं। अगर रोटर स्क्वायरल केज टाइप रोटर है तो उस मोटर को नाम दे दिया जाएगा स्क्वायरल केज टाइप मोटर। और अगर आपके पास जो रोटर रोटेटिंग पार्ट है वो कैसा है, 3 फेज वाउंड या स्लिप रिंग, सब एक ही चीज़ का इस तरह का होगा, तो इस तरह की मोटर को नाम दिया जाएगा स्लिप रिंग टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ rotating part of the machine, the motor is divided into 2 categories. First is the squirrel cage type induction motor and second one is the slip ring type induction motor as mentioned here. तो नाउ वी कम टू द वर्किंग ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। कंस्ट्रक्शन में अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है, स्टेटर के पॉइंट्स, रोटर के पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर पार्ट। नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए मैंने डायग्राम दोबारा ड्रॉ किया। ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया दोबारा कि जब हम मोटर की वर्किंग को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वर्किंग समझेंगे, तो इतने पार्ट को कवर करेंगे, केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को, यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ तक के पार्ट, रिमेनिंग पार्ट को हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि बार बार कंप्लीट डायग्राम को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने पार्ट से क्लियर हो जाएगा। दिस पार्ट इज कवरिंग द स्टेटर पार्ट, स्टेटर वाइंडिंग, एयर गैप पार्ट, rotor winding, rotor part and shaft part, each and everything is covered in this part of the motor। तो यहाँ पे इस डायग्राम को यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ किया मैंने जिससे मैं बता पाया कि हम नेक्स्ट डायग्राम किस तरह का ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम हेयर द वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज गोइंग टू बी स्टार्ट। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मैंने कहा था कि हम डायग्राम को जैसे ड्रॉ बताया था वैसे ही डायग्राम को यहाँ ड्रॉ किया। तो दिस इज द स्टेटर पार्ट, दिस पार्ट इज द स्टेटर पार्ट एंड दिस पार्ट इज द रोटर पार्ट, दिस इज द रोटर पार्ट। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई हमको देनी है, हमने स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दिया, आर वाई और बी। This is red color, this is R, then next is the yellow से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। next is the yellow R Y, this is the Y phase, then the next is the blue, and this wire is blue wire, R Y and B. These 3 wires are available here. Now we will start the working of motor. हमने stator लिया, this is the stator part, outer part, this is the rotor part, inner part,
रोटर का एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया, दिस इज द रोटर कंडक्टर, कंप्लीट वाइंडिंग को नहीं, एक कंडक्टर को हमने यहाँ कंसीडर किया। और कहता है जैसे ही हम मोटर में सप्लाई देंगे, आर में, वाई में और बी में, तीनों फेजेस में करंट फ्लो होगा। तो 3 फेज में करंट की वजह से स्टेटर की 3 वाइंडिंग में जब करंट का फ्लो होगा तो तीनों वाइंडिंग में एक फ्लक्स इंड्यूस होगा। एक हो जाएगा R produce flux, second will be the Y produce flux and third will be the B produced flux। और इस फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, ये फ्लक्स एयर गैप के थ्रू स्टेटर से स्टार्ट होगा और जा कर के ये रोटर में एंड करेगा। कुछ इस तरह का फ्लक्स ये होगा। जैसे हम ट्रांसफार्मर में देखते थे कि प्राइमरी ने फ्लक्स को प्रोड्यूस किया और प्राइमरी प्रोड्यूस फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी साइड। अब यहाँ पर स्टेटर को हम ये मान सकते हैं कि स्टेटर, the outer part, the stationary part of the machine is equivalent to the primary of the transformer, and the rotating part of machine, which is termed as rotor, is the secondary of the transformer। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जैसे ही हम सोर्स लगाते थे तो इंडक्शन प्रिंसिपल से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता था, क्योंकि जो फ्लक्स लिंक होता था प्राइमरी से सेकेंडरी में। अब हमने यहाँ पर जैसे ही सोर्स लगाया, जैसे ही आर, वाई और बी में सप्लाई दिया यहाँ पर, और उसकी वजह से स्टेटर में करंट का फ्लो हुआ, स्टेटर वाइंडिंग में, स्टेटर वाइंडिंग में करंट का फ्लो होते ही फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। और वो फ्लक्स कैसे लिंक किया, फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में, मतलब स्टेटर से रोटर में जा कर के वो फ्लक्स लिंक कर गया। और हमने ट्रांसफार्मर जो पढ़ा था वो ट्रांसफार्मर कैसा था, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। लेकिन यहाँ पर जो मोटर है वो कैसा मोटर है, वो 3 फेज मोटर है। तो यहाँ पर 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होगी, तीनों वाइंडिंग में करंट होगा। आर में अलग करंट प्रोवाइड किया आपने, वाई में आपने प्रोवाइड किया करंट और बी में करंट प्रोवाइड किया। इन तीनों की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो तीनों की वजह से प्रोड्यूस फ्लक्स जो होगा वो एयर में आपस में लिंक करेगा। आपस में जब लिंक करेगा तो उसका एक डेरिवेशन है, वो बोलता है कि द रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी द रोटेटिंग इन नेचर विद द स्पीड ऑफ एनएस स्पीड, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बाय द हेल्प ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लिखा हुआ है, दिस इज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्पीड ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द एनएस स्पीड। एनएस मीन्स द सिंक्रोनस स्पीड। एक बार फिर से बोलता हूँ, जैसे ही हमने आर, वाई और बी तीनों फेज में सप्लाई दी, सप्लाई देते ही तीनों फेज में करंट का फ्लो हुआ। करंट के फ्लो की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। फ्लक्स का पहला काम स्टेटर से रोटर में जा कर के लिंक करना, और जब ये स्टेटर से रोटर तक पहुँच के लिंक करेगा तो मीनवाइल एयर गैप में 3 वाइंडिंग की वजह से 3 करंट और 3 करंट की वजह से प्रोड्यूस जो तीनों फ्लक्स होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। उस इंटरेक्शन की वजह से एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा। एक वो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसको हमने नाम दिया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसका नेचर था कि वो एयर गैप में एक सिंक्रोनस स्पीड से कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा था। और जो एनएस है, सिंक्रोनस स्पीड है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। एनएस इज इक्वल टू 120 multiplied by f is the frequency, divided by p। ns is the 120 f upon p। f is the supply frequency and p is the number of poles of the machine। अब आते हैं डायग्राम नंबर 2 पे। दिस was the diagram number 1 एंड दिस इज द डायग्राम नंबर 2। अब आते हैं डायग्राम नंबर 2 पे। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास रोटर का कंडक्टर था, ये जो मैंने ड्रॉ किया था डायग्राम नंबर 1 में, जो रोटर कंडक्टर आपको दिख रहा है, उस रोटर कंडक्टर को मैंने ला करके यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो स्टेटर से रोटर की ओर है, इट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो फ्लक्स की डायरेक्शन को हमने यहाँ पर डाउनवर्ड ड्रॉ कर लिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाती हुई जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को क्या नाम दे दिया हमने, दिस इज द मोशन ऑफ कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक बात को, लिखा हुआ है मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशन ऑफ कंडक्टर मीन्स द मोशन ऑफ कंडक्टर ऑफ रोटर साइड। अब रोटर का जो कंडक्टर है जिसको मैंने यहाँ शो किया हुआ है,
थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। जो रोटर का जो कंडक्टर जो मैंने यहाँ पे शो किया है, ये मैंने इसको भी ग्रीन कलर से जो शो कर रहा हूँ, इस कंडक्टर में थोड़ी देर पहले तक अभी कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है, अभी कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन और इसकी वजह से अभी इसने रोटेट करना भी स्टार्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रोटेशन किस डायरेक्शन में है, उसका रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कंडक्टर किस डायरेक्शन रोटेट करेगा, कंडक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसीलिए हमने डायग्राम नंबर 2 में जो कंडक्टर का जो रोटेशन शो किया हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा करके शो किया है, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते हुए शो किया हुआ है। ये कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देखें कि अगर हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन के बाहर कोई खड़ा हुआ है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है, तो जब ट्रेन जब मूव करती तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है जो हमको सी ऑफ करने के लिए ट्रेन में आया था वो हमसे दूर जा रहा है। जिस डायरेक्शन में ट्रेन बढ़ती है वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा है वो हमको उस ट्रेन की के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए और दूर जाते हुए दिखाई पड़ता है। तो एक्चुअल जो मोशन ये है कि ट्रेन इज मूविंग, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन की बात करें तो रिलेटिव मोशन में हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन इज स्टेशनरी बट द एक्सटर्नल एजेंट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट वाले डायग्राम में, तो इफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द ट्रेन एंड द कंडक्टर रोटर कंडक्टर इज द एक्सटर्नल एजेंट, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे खड़े होकर के अगर हम देखें, अगर हमारा जो एजेंट है वो अगर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे स्ट्रेन पे आकर के देखे तो उसे कैसा कैसा फील होगा, उसे ऐसा लगेगा कि वो स्टेशनरी है, लेकिन ये जो कंडक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटर कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ उसे दिखाई देगा। उसी कंसेप्ट को हमने डायग्राम नंबर 2 पे जब शो किया तो हमने लिख दिया कि मोशन ऑफ कंडक्टर विल बी फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, दिस विल बी द रिलेटिव मोशन, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया रिलेटिव मोशन रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। और फ्लक्स डायरेक्शन हमें पता ही है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन है, कहीं फ्लक्स होगा, फ्लक्स कुछ इस तरह से फ्लो होगा। अब अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करें, क्योंकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता है वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड देन फ्लक्स कट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रोटर कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करके अगर देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस आउटवर्ड डायरेक्शन हमने यहाँ पे क्या शो किया है, कंडक्टर में डॉट शो किया है। फर्स्ट वाले डायग्राम में हमने कंडक्टर में ना तो क्रॉस शो किया था ना ही डॉट शो किया था यहाँ फर्स्ट डायग्राम में, लेकिन सेकंड डायग्राम में हमने क्या शो किया है, एक डॉट पॉइंट शो किया है। इट मीन्स कि अब रोटर के कंडक्टर में इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है और उस इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब हमें अगर थर्ड नंबर डायग्राम पे आए, थर्ड नंबर डायग्राम क्या कहता है, थर्ड डायग्राम शोज दैट नाउ दिस कंडक्टर इज हैविंग द करंट। अभी तो इस कंडक्टर में करंट नहीं था, लेकिन अब इस कंडक्टर में करंट आ गया है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल, एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड वी ऑल्सो नो दैट नो बाय द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल whenever a current carrying conductor, this conductor is current carrying conductor, is placed in a magnetic field, flux is downward, then a force act on the conductor and the direction of force is given by the Fleming's left hand rule. If we apply here the Fleming left hand rule, then the direction of force will be from the left side to the right side, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया कुछ इस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगी फोर्स की डायरेक्शन, और यहाँ पे रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब कहता है जैसे हमने डायग्राम नंबर 1 ड्रॉ किया था उसी तरह से हम डायग्राम नंबर 4 ड्रॉ करते हैं। डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 4 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि डायग्राम नंबर 1 के कंडक्टर में कोई करंट नहीं शो किया गया था और डायग्राम नंबर 4 में जो कंडक्टर है उसमें हमने करंट को शो किया। सबसे पहले डॉट करंट शो किया जो कि हमने डायग्राम नंबर 2 से फाइंड आउट किया था। उसके बाद डायग्राम नंबर 3 ने हमें पता चला कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन हमको मिल गई फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड डायरेक्शन मिल गई। तो कहता है कि यहाँ पर हमने एक कंडक्टर को शो किया जिसपे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब रोटर की आउटर पेरीफेरी पे बहुत सारे कंडक्टर्स होंगे और जितने भी कंडक्टर होंगे उस सारे के सारे कंडक्टर्स पे फोर्स अप्लाई होगा और इन सारे फोर्स को कलेक्टिवली
रिलेटिवली अगर देखा जाए तो उसकी हेल्प से ये रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। So this is the working principle of थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लाई RYB जो हमने स्टेटर में इनपुट किया, उसकी वजह से सेकंड डायग्राम में EMF इंड्यूस हुआ फॉलोइंग द इंडक्शन प्रिंसिपल। इन डायग्राम नंबर 3 एक फोर्स सप्लाई हुआ रोटर पे, एंड डायग्राम नंबर 4 उस फोर्स की वजह से रोटर ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नोट्स में प्रॉपरली ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप नोट से देखिएगा और इसकी वर्किंग को यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन को देखते हुए वहाँ पर रिटर्न नोट्स की हेल्प से आप पेपर में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे पास जो रोटर है उसकी डायरेक्शन वही है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर फिगर नंबर 1 को आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन को क्या लिया हुआ है, क्लॉकवाइज। और फिगर नंबर 4 में जो हमको रोटेशन मिला, रोटर का जो रोटेशन मिला, मशीन का जो रोटेशन मिला, उसकी डायरेक्शन भी क्या मिली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली। इट मीन्स द मशीन रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमें मशीन के रोटेशन की डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेटिक field rotate in the start rotating in the anti-clockwise direction, then definitely the rotor will also rotate in the anti-clockwise direction. It means कि मोटर का जो रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन डिपेंड करता है वाइंडिंग के कनेक्शंस किस तरह के किए गए हैं RYB में। अगर RY और B इस तरह का कनेक्शन है तो हमने यहाँ पर इस कनेक्शन की हेल्प से देखा कि मोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है तो किसी भी दो फेज को हम इंटरचेंज कर दें, R और Y को उनके कनेक्शन को हम इंटरचेंज कर दें, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी और रोटर भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये पार्ट रिवर्सल ऑफ रोटेशन आपके पार्ट पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल वर्किंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। आप उसी को मतलब रेडी रहिए उसके लिए और पेपर में लिखने के लिए तैयार रहिए। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि वाई द थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट NS मतलब वही जो थोड़ी देर पहले देखा था, सिंक्रोनस स्पीड, जिसके लिए फॉर्मूला था 120 × F/P। अब कहता है कि वाई द थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। पहले तो हम देखते हैं कि मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे इन्होंने तो क्लियर कर दिया क्वेश्चन कि सिंक्रोनस स्पीड रन क्यों नहीं कर सकती है। तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या कर सकती है, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ नहीं कर सकती, तब हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकती है। तो इन्होंने पहला पॉइंट लिखा, कहता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड इज NS। पता है हमको जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली थी लास्ट डायग्राम में, उसकी स्पीड NS है। NS इज द सिंक्रोनस स्पीड एंड द फॉर्मूला इज 120 × F/P। F इज द फ्रीक्वेंसी, P इज द नंबर ऑफ पोल्स। देन सेकंड कहता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्पीड। ये इन्होंने एज्यूम किया है जो मोटर है जब वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट है उसकी स्पीड को NR लिखा हूँ, क्योंकि उसको रोटर बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द NR RPM। NS मैग्नेटिक फील्ड, NR इज द मोटर स्पीड या रोटर स्पीड। अब कहता है रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो रिलेटिव स्पीड डेफिनेटली द रिलेटिव स्पीड विल बी NS - NR। बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द रोटर ऑफ द मोटर is rotating in the same direction, so the relative speed will become as NS - NR and the unit will be RPM. If the three-phase induction motor run at synchronous speed NS, यहाँ पर उन्होंने कंसीडर किया कि अगर मोटर हमारी NS स्पीड पे रोटेट करेगी तो क्या होगा। तो कहता है इफ द मोटर इज रोटेटिंग एट NS देन NR विल इक्वल टू NS, रोटर स्पीड विल बिकम इक्वल टू NS स्पीड। ठीक है, सो द रिलेटिव स्पीड विल बिकम एज, हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, NS - NR। तो हमने उसी फॉर्मूले को यहाँ लिख लिया, देन रिलेटिव स्पीड विल बिकम एज NS - NR। अब NS की वैल्यू तो NS ही रहेगी, रोटर स्पीड मतलब मोटर की स्पीड भी NS कर दी है, सिंक्रोनस स्पीड कर दी है, तो कहता है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। डेफिनेटली
अगर दो ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से आगे बढ़ रही हों तो मुझे लगता है कि अब अगल बगल ट्रेन में बैठे हुए लोग दूसरे से बात कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम दोनों में से किसी की भी ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। ऐसा आप मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने फील किया होगा अपनी लाइफ में, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम रिलेटिव स्पीड जब दो दो गाड़ियों की स्पीड अगर एक दूसरे के पैरेलल में सेम डायरेक्शन में, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, तो कई बार हमें ऐसी फीलिंग आती है कि कौन सी ट्रेन या कौन सी कार या कौन सी मोटरसाइकिल चल रही है या कौन सी रुकी हुई है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि रिलेटिव मोशन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इफ द रिलेटिव मोशन इज जीरो देन, यहाँ पर जो हमने लॉ लिखा हुआ है, वी नो दैट वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? ईएमएफ विल इंड्यूस वेन एवर देयर विल बी ए रिलेटिव मोशन। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन देन नो ईएमएफ विल इंड्यूस। तो वही बात यहाँ पर लिख दी गई है। सो एट एन आर इज इक्वल टू एन एस, no EMF will induce in the rotor conductors, hence there will not be any torque, hence the motor will not run, motor will not rotate। वही सिंपल सी बात है। if the motor speed is nr is equal to ns, the relative motion zero। if the relative motion zero then the flux cut will be zero। if the flux cut will be zero then EMF induced will be zero, because of no flux cut there will not be any EMF induced in the rotor conductor। if there is no EMF in rotor conductors then no current will flow, no current is flowing in the rotating part of the machine, then the torque will be zero। if the torque is zero it means the motor will not rotate। So we can say that the motor, three phase induction motor cannot rotate at the synchronous speed। this is very clear from this part। now the last part is the slip part and percentage slip। what is the slip of induction motor, what is the percentage slip? तो कहता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को मैं डिफाइन किया, दिस इज द एनएस स्पीड and the rotor speed is nr speed, relative speed will become as the ns minus nr। तो स्लिप को हमने डिफाइन किया है, स्लिप इज द relative speed with respect to the synchronous speed। the slip is the ns minus nr, which is the relative speed ns minus nr with respect to the ns speed या synchronous speed। तो formula for the slip will become as ns minus nr upon ns, and the percentage slip will be the in case of percentage we will multiply this term by the 100, then result will be the percentage slip। now एक हमने छोटा सा क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है। ए 3 phase 4 pole 50 Hz induction motor is running at a speed of 1440 rpm, then calculate the percentage slip of the motor। यहाँ पे एम ओ स्पेलिंग रहता हुआ ये थोड़ा सा, ये MOTOR होगा। अब कहता है 3 फेज मोटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ पोल्स दिए गए हैं, 4 पोल मशीन दी गई है। 4 पोल मशीन का मतलब आपको क्या दिया गया है? P की वैल्यू दी गई है, P इज इक्वल टू 4 वैल्यू दी गई है, P इज 4। इफ P इज 4, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मीन्स आपको क्या दिया गया है? F की वैल्यू दी गई है 50, F इज 50 हर्ट्ज मैंने लिख रहा हूँ 50। एंड द इज इंडक्शन मोटर, यहाँ से लिखे इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 1440 rpm। तो मोटर की स्पीड दी गई है, इंडक्शन मोटर स्पीड को हमने क्या डिफाइन किया था? NR से डिफाइन किया था। इट मीन्स कि NR वैल्यू दी गई है 1440 rpm। कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज स्लिप करना है। परसेंटेज स्लिप के लिए फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले NS कैलकुलेट किया। फॉर कैलकुलेटिंग द NS वैल्यू द फॉर्मूला इज 120 F अपॉन P। दिस इज द फॉर्मूला। 120 F की वैल्यू 50, यहाँ पे हमने देखा था F की वैल्यू, इस F की वैल्यू को उठा करके हमने पुट कर दिया यहाँ पर, F की वैल्यू 50। और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू 4 दी थी, अब नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू को 4 हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया 120 F अपॉन P से, तो रिजल्ट आ गया 1500 rpm। दिस इज द NS स्पीड। NR की वैल्यू आपको दी गई है, NR वैल्यू इज 1440 rpm। सो द परसेंटेज स्लिप विल बी NS 1500 minus NR 1440 divided by NS 1500 multiplied by 100 and the final answer will be the 4% slip। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स के पेपर में आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे आपको सॉल्व कर लेना है।
So this was all about the three-phase induction motor, the basic construction of three-phase induction motor as well as the working of three-phase induction motor. So today the complete unit 4 part has been covered. From the next topic, next lecture we will start the unit number 5, और हो सकता है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें। जैसा भी होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा जो भी इंफॉर्मेशन होगी। ओके, थैंक यू सो मच।